सुरक्षा और शांति के मामले में भारत का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद देश बांग्लादेश है, जहां पर कुछ महीनों से भारी हिंसक और जानलेवा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रही थी, जिसमें कई स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लगभग 300 से अधिक छात्र या प्रदर्शनकारी बेहतर अवसर, आर्थिक स्थिरता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और परीक्षा में कोटे जैसे कई अन्य मुद्दों को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में मारे गए। और यह फिर विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ समाप्त हुई, क्योंकि इन प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सबसे पहले मौजूदा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा दे देनी चाहिए। फिर वहां देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो गए कि वहां के प्रधानमंत्री ने जल्दबाजी में अपने प्रशासनिक अधिकारियों से काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने अपना पद के साथ साथ देश छोड़ने का भी फैसला कर लिए और तत्काल प्रभाव से उन्होंने अपना देश छोड़कर फिलहाल अभी वे भारत में हैं। यहाँ से आगे की रणनीति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। इसके बाद वहाँ के सेना प्रमुख ने इन प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया कि आप कृपया इस देश में लगातार गतिरोध पैदा करने की प्रयास ना करें और शांति बनाए रखें, ताकि आगे की रणनीति बनाने में हमें कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और मैं यह भी सुनिश्चित कर रहा हूँ कि आपकी सभी मांगों और इच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की प्रयास और उस पर अन्य जानकार लोगों से विचार विमर्श किया जा रहा है। और साथ ही में वहाँ के सेना प्रमुख ने यह भी घोषणा की कि हम नई अंतरिम सरकार के गठन के लिए सभी राजनीतिक दलों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस घातक विरोध प्रदर्शन का कारण जो भी रहा हो, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ बाहरी ताकतें अपनी तौर पर सक्रिय थी कि इस विरोध प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर इसे और अधिक घातक और अराजकता की ओर बढ़ने के लिए उकसा रही थी, तो इसे कतई भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी परिस्थिति थी तो ऐसा माना जाता है कि बांग्लादेश के लिए आर्थिक चुनौतियां और भी विकराल रूप धारण कर सकती है। इससे कहीं न कहीं आने वाले समय में उस देश के लिए और भी अधिक आर्थिक अवसर संकट पैदा होने की संभावना है, और इसका असर बांग्लादेश के सभी क्षेत्रीय सहयोगियों पर भी पड़ने वाला है, खासकर भारत पर जो पड़ोसी देशों में सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश में हाल ही में हुए आम चुनाव में क्या हुआ था। लोकतंत्र के नाम पर अपनों से जो लूटपाट की जाती है वह आम लोगों के सामने है। लेकिन क्या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में एक ही सरकार को बार बार चुनी जा सकती है? अगर आपकी सरकार जनता के बीच इतना ही लोकप्रिय थी तो उन्होंने अपने विपक्षी दलों के नेताओं को और यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में क्यों रखा हुआ था? और यह भी माना जाता है कि उनके कई विपक्षी दलों के नेता जेल में मर चुके हैं, जो कहीं ना कहीं वह मानवाधिकारों के मापदंडों का उल्लंघन है। लेकिन जब आप सरकार में होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इन सभी उल्लंघनों की चिंता नहीं होती, क्योंकि आप यह सोचने लगते हैं कि लोकतांत्रिक देश में केवल आप ही एकमात्र नेता हैं जो आपके देश के सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं, और बाकी विपक्षी पार्टियों के नेता बेकार और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। इसलिए उन्होंने सालों साल सलाखों के पीछे रखने का फैसला किया। लेकिन यह सोच समय के साथ आपको अराजकता और फांसीवाद की ओर ले जाती है, जहां से वापस लौट के आना आपके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाती है। उसके बाद आप सिर्फ एक ऐसे नागरिक के तौर पर याद किए जाते हैं जिसका योगदान उस देश में ना के बराबर होती है। आप खुलेआम कहते हैं कि आप एक लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन अगर कोई भी आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की समीक्षा करे तो वह पाएगा कि लगभग सभी प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं और महत्वपूर्ण पदों पर आपके अपने लोगों से भरे पड़े हुए हैं, जो या तो आपकी विचारधारा का समर्थन करते हैं या वे सरकार द्वारा कहे जाने पर हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, विशेष रूप से चुनाव आयोग, न्यायपालिका और कार्यपालिका में। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यह चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र थे? उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर न रखने के बजाय आपने अपने समर्थकों को महत्वपूर्ण पद पर बैठाने के लिए पूरी व्यवस्था को आपने कैसे धोखा दिया है, और वह भी आम लोगों के सामने है। और हमें याद रखनी चाहिए कि इस प्रकार की विचार केवल बांग्लादेश देशों में नहीं है, बल्कि अपने सत्ता बनाए रखने और सरकार में बने रहने के लिए यह व्यवस्था दुनिया के कई और देशों में भी कई अन्य रूपों में भी चल रही है। लोकतंत्र के नाम पर कुछ लोग का समूह होता है जो हमेशा बाहुबल और धनबल के मामले में हावी रहते हैं, और फिर वे हमेशा इस प्रकार के विचारों और अवधारणा का अभ्यास करते रहने की भी प्रयास करते हैं।
जो कहीं ना कहीं संवैधानिक मापदंडों का उल्लंघन करने के बाद भी उनके जीवित रहने और इनकी काम करने में कोई बदलाव नहीं होती। तो ऐसे में क्या बांग्लादेश की वर्तमान सरकार ने वित्तीय या आर्थिक आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की, लेकिन कई अखबारों को देखें तो यह पता चलता है कि उनकी अर्थव्यवस्था एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रही थी जिसका बिना बेहतर अवसर के विकास हो रहा था, जिसमें कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच बढ़ती महंगाई का संकट लगातार पैदा हो रही थी और डिग्री पूरा करने के बाद बेहतर अवसरों का संकट था जो कहीं ना कहीं युवाओं या छात्रों में निराशा पैदा कर रही थी। वे सरकार की ओर से ठगा हुआ महसूस कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि हमारी सरकार शिक्षित युवाओं को बेहतर अवसर और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन कोविड महामारी के बाद बांग्लादेश सरकार ने यह सब प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रही थी और फिर इसी के साथ वहाँ के राजनीतिक दलों में कई आंतरिक टकराव भी थे जिन्होंने इन घातक विरोध को प्रदर्शन को हवा दी है। भारत के सामने अब चुनौतियां और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, केवल बांग्लादेश से ही नहीं बल्कि भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों से, क्योंकि इस तरह के विरोध प्रदर्शन पड़ोसी देशों में पहले भी देखे जा चुके हैं, जैसे मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान और हाल ही में बांग्लादेश। ऐसे में इन सभी देशों में भारत ने सभी क्षेत्रों में भारी भरकम निवेश किए हैं, वह चाहे बुनियादी ढांचा हो या फिर सुरक्षा के मामलों में। अब इन देशों की नीतियां भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहीं न कहीं उतनी उपेक्षित नहीं रह सकती जैसे पहले हुए करती थी, क्योंकि इनमें से लगभग सभी देशों में सरकार बदल गई है और ऐसा लगता है कि भारतीय सरकार न केवल एक ही सरकार में अपनी रणनीति को सुरक्षित करने के लिए निवेश की थी जो शायद अब उतना उपयोगी नहीं हो सकती जितना पहले थी। इसलिए भारत के सामने चुनौतियां चीन की तुलना में बहुत बड़ी है, जिसे हमेशा भारत की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, क्योंकि चीन इन सभी देशों में भारी मात्रा में निवेश किए हैं और उन्हें कर्ज में डाल दिया है या चीनी सहायता पर निर्भर कर दिया है, जिससे वे दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के मामलों में अधिक असुरक्षित हो गए हैं। इसके साथ ही भारत की ओर से विदेश मंत्रालय ने भी अभी कहा कि जैसे ही हमें बांग्लादेश सरकार से संदेश मिला कि अभी स्थिति ऐसी है, तो हमने भी जल्दबाजी में उनके भारत आने की योजना बनाई और भारत सरकार ने भी भारत के सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक बुलाई थी और बताया कि ऐसी परिस्थिति है, जो भी निर्णय हम लेंगे हमें सभी राजनीतिक दलों का समर्थन चाहिए, जिसमें कुछ मुख्य विपक्षी नेताओं ने सरकार से यह भी सवाल किया, क्या इसके पीछे कोई बाहरी ताकतें हैं? जवाब में सरकार का कहना था कि आपके सवाल का जवाब देना जल्दबाजी होगी और बाकी निर्णय बाद में बता दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें या फिर किसी भी तरह की अन्य सवाल हो तो हमें ज़रूर लिखें।